मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हड़प्पाई सभ्यता, तो जो प्राचीन भारत है उसमें हमने हड़प्पा सभ्यता को पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया था। तो हम आज के क्लास में पढ़ेंगे मौर्य काल, मौर्य व स्थापत्य कला। हम इसके बाद पढ़ेंगे कि मौर्योत्तर काल। अभी क्या पढ़े हैं? मौर्य व या मौर्य काल या स्थापत्य कला। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो मौर्य काल को हम देख रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मौर्य काल को दो भागों में मुख्यतः बांटा गया है। ठीक, वो कौन कौन से काल हैं? तो आप देख रहे होंगे, ये है एक दरबारी काल, या जिसको हम दरबारी कला कहते हैं। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? दरबारी पहल। पहल उसका दूसरा नाम है। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप मुख्यतः जो प्रमुख रूप है जिसको याद करना है वह है दरबारी कला, क्योंकि इसी के आधार पर हम अध्ययन करते हैं। बुक में भी इसी का वर्णन मिलता है। पहल का जो ये पहल है इसका उपयोग कभी कभी होता है, तो इसलिए आप इसको ज्यादा ध्यान देंगे। तो पहला भाग है दरबारी कला, दूसरा है लोकप्रिय कला। लोकप्रिय कला क्या है? दूसरा है, ये आप देख पा रहे होंगे, मैं साइड में हूं, यह है दूसरा लोकप्रिय कला। लोकप्रिय कला, तो आप मौर्य कला तो आपको पता ही होगा, आपने जो टीवी सीरियल में भी आता है, क्या आता है? चंद्रगुप्त मौर्य करके सीरियल आता है, सम्राट अशोक करके टीवी सीरियल आता है। तो उन्हीं के बारे में हम इसमें जानेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया। तो अभी हम जानेंगे कि चंद्रगुप्तकार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो मौर्य जो समाज कहा जाए तो जो मौर्य काल थे उनको चंद्रगुप्त मौर्य उनकी जाति थी, तो उन्होंने उसका स्थापना किया। तो देखो दोस्तों, स्थापना कोई ना कोई, हर एक कहा जाता है कि हर एक परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो परिवार का नाम रोशन करता है, जो परिवार को उन्नति की ओर, उन्मुक्ति की ओर ले जाता है। तो वो थे, कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। उन्हीं के काल में दो भागों को बांटा गया है, एक है दरबारी कला और दूसरा है लोकप्रिय कला, जिसको व्यक्तिगत, लोकप्रिय को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत पहल। तो दोनों का दो दो नाम है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। दरबारी कला को बोलते हैं पहल कला, या सॉरी, दरबारी कला को बोलते हैं दरबारी पहल, और लोकप्रिय कला को बोलते हैं व्यक्तिगत पहल। ठीक, अब हम आगे बढ़े। तो जो दरबारी कला है, ये पहला, दूसरा और तीसरा। दरबारी कला को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। कितना? तीन। तो तीन भागों में कौन कौन से तीन भाग हैं? तो पहल है महल, पहला क्या है? महल। दूसरा है स्तंभ, और तीसरा है स्तूप। अब हम पढ़ क्या रहे हैं आप ये समझे, हम पढ़ रहे हैं भारतीय कला एवं संस्कृति, यानी कि हमारे जो प्राचीन, हम इतिहास तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इतिहास यानी कि हिस्ट्री, हमने हिस्ट्री के या इतिहास के उन मतलब कि उस भाग का विश्लेषण कर रहे हैं, उस खंड का विश्लेषण कर रहे हैं जिस भाग में भारतीय कला और संस्कृति का विकास हुआ है, जहां भारतीय कला और संस्कृति ने जन्म लिया, विकास किया, उन्नति की, हम उसको पढ़ रहे हैं। इतिहास तो बहुत सारा है, भारत में कई लोगों ने आक्रमण किया, युद्ध हुए, शादियां हुई, बहुत सारी घटनाएं घटी हैं इतिहास में, अंग्रेज आए, मुस्लिम आए, विभिन्न प्रकार के। लेकिन इतिहास के हम उस खंड को पढ़ रहे हैं जिस खंड में भारतीय कला और संस्कृति की विशेषता है। जैसे हमारे जीवन में किसी का हम जीवन परिचय पढ़ रहे हैं, तो वह खाता है, पीता है, काम करता है, पुस्तक पढ़ता है, काम में जाता है, तो हम उसके जीवन तो बहुत सारा है, लेकिन हम किस खंड को, जैसे हमको पढ़ा, हमको बोला गया कि इस कवि की इस रचना को बताइए, तो हम क्या बताएंगे? उसकी जो रचना है उस वाले खंड को पढ़ेंगे, ना कि उसके पूरे जीवन को। उसी प्रकार हम हिस्ट्री के पूरी हिस्ट्री को नहीं पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट्री के यानी इतिहास के भारतीय और कला संस्कृति को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये सब आते हैं। तो हम देखेंगे कि महल, महल क्या है? दरबारी कला का पहला भाग है। महल, स्तंभ और स्तूप इसमें बांटा गया है। तो जैसा बोला जाता है कि कुम्हरार में अद्भुत महल का निर्माण, और पाटलिपुत्र, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे हमारे, ठीक, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की रचना की थी, वो कौन थे? बिंदुसार। बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था, और बिंदुसार के लड़के का नाम था अशोक। आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, मैं थोड़ा बहुत इसमें से जो क्लियर हो पाता है मैं बता रहा हूं।
जो कुम्भहार में लिखा है ना, कुम्भहार, इसमें अद्भुत महलों का निर्माण हुआ। ये जो कुम्भहार है ये स्थान का नाम है, और यहाँ अद्भुत यानी कि अद्वितीय, अद्वितीय यानी कि जो विरले हो, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में हो, उसको बोला जाता है अद्वितीय या अद्भुत, जिसे हर जगह ना देखा जा सके। तो ऐसे निर्माण महलों का हुआ है कहाँ, कुम्भहार में। किसके शासन में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में। और पाटलिपुत्र जो की राजधानी थी, तो वहां पर भी ऐसे ही महत्वपूर्ण महलों का निर्माण हुआ है। और याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य, ये पाटलिपुत्र लिखा है राजधानी में, यहाँ भी विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक व अद्भुत महलों का निर्माण हुआ है। जो ये क्या लिखा है, साइड में हो रहा हूं, आप भी पढ़ते जाएगा। पार्सेपोलिस के अकेमिनियन से प्रेरित क्या थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल में, या कहा जाए तो अपने लाइफ टाइम में, विभिन्न प्रकार के जो महल का निर्माण कराया था, उन्होंने किससे उनका जो महल की संरचना थी, जो महल का डिजाइन था, वह किससे संबंधित था, या किससे कहा जाए अभिप्रेरित था, या जिसकी रचना को हम देखकर, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर अभी बता रहा हूं, हमारी जो बॉलीवुड की जो मूवी होती है वर्तमान के, मैं उसको देख के बता रहा हूँ, क्या बोला जाए तो वर्तमान के उदाहरण, एग्जाम्पल, ताकि आप डायरेक्ट कनेक्ट हो, आपकी जो कनेक्ट है माइंड, वह तुरंत कनेक्ट हो सके, आप ज्यादा आपको दिमाग दौड़ाना ना पड़े। तो क्या होता है कि बॉलीवुड की जो मूवी होती है, वह अधिकांश मूवी आप देखेंगे वो साउथ से लिया जाता है। यानी कि साउथ की जो मूवी होती है, तो उधर अभी अभी स्टार्ट हुई हिंदी में बनना, पहले हिंदी में नहीं बनता था। तो वहां साउथ में मूवी बनता था, साउथ लैंग्वेज में, उसको इंडिया वाले क्या करते थे, पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके नया अभिनेता, पूरा मतलब मूवी नया बना लेते थे। तो क्या होती थी, उस मूवी से अभिप्रेरित होती थी। उसी प्रकार जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो महल थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के महल थे, वो ईरान के, जो ईरान में क्या था, पार्सेपोलिस के अकेमिनियन से प्रेरित, यानी अकेमिनियन एक महल का नाम है, पार्सेपोलिस स्थान का नाम है, वहां से प्रेरित वह महल बनवाता था। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो महल थे, जो महल बनाए जाते थे, वह उसमें अधिकांश लकड़ी का उपयोग किया जाता था। अब पहले समय में अधिकांश लकड़ी का ही उपयोग होता था। यहाँ तक कि अभी 10 साल से पहले आप देखेंगे तो अभी भी लकड़ी का ही अधिकतर उपयोग होता है। अभी कुछ समय हुए हैं जब हम क्या बोला जाए, लेंटर वाला या छत वाले घर बनवा रहे हैं। पहले तो छानी सज्जा ही वाला चलता था। स्तंभ में आते हैं तो स्तंभ का शिलालेख, आपको याद होगा अशोक जो सम्राट थे, हम जो पढ़ते हैं अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, वो क्या है, अशोक के शासन काल में अशोक द्वारा बनवाया गया था। तो अब अशोक द्वारा बनवाया गया था, तो वह इतनी मतलब अट्रैक्टिव, इतनी पावरफुल है, वह इतने मतलब अपने साथ संस्कृति को लेकर चलता है कि भारत की जो सरकार आई, जहां देश हमारा आजाद हुआ, तो उन्होंने अपना राष्ट्रीय चक्र अशोक चक्र और उसमें बने सिंह जो होते हैं उसको लिया, ठीक, राष्ट्रीय स्तंभ में अशोक स्तंभ को लिया। तो आप समझ सकते हैं कितनी उसमें विशेषता रही होगी, वह कितना प्रतिभाशाली और कितना आकर्षक एवं कहा जाए तो सर्वगुण संपन्न एक तरह से होता कोई नहीं, पर उसी प्रकार से वह सम्राट रहा होगा। तो अशोक सम्राट में यह विशेषता थी, वह स्तंभ का उपयोग अधिकांश करवाता था। उसी के शासनकाल में जो स्तंभ है, स्तंभ आप पता है अब कुंदा ही स्तंभ होता है। तो शासनकाल में अशोक के वह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी, और इसका निर्माण होता था बलुआ पत्थर से बना। जो स्तंभ है वो किससे बनता था, बलुआ पत्थर से। आप पेन और कॉपी मेरे क्लास में अनिवार्य रूप से रखें, तभी आप अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे, अच्छे से याद कर पाएंगे, ठीक। क्योंकि जब रिवीजन करेंगे, अब आप बार बार वीडियो तो नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर आप बार बार वीडियो देखें, आप 2-3 बार समझने के लिए देख सकते हैं। अब रिवीजन करें तो आप कॉपी है, पेन है, आपने लिखा है, तो आप मोबाइल नहीं है तब भी आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक। तो बोलता है बलुआ पत्थर से बना है। फिर राजकीय प्रतीक, अब आपको मैंने पहले ही बता दिया कि वर्तमान समय में क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक है क्या, स्तंभ। और अशोक भी अपने समय में जो ये अशोक स्तंभ था, जिसमें आपने देखा होगा जो 4 बाघ लगे होते हैं, नोट में भी इसका प्रतीक होता है, तो उसको अपने जमाने में भी वह राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में काम करता था।
जीत के उपलक्ष्य में अशोक स्तंभ क्या बोल रहा है, अच्छे से देखिए और कनेक्ट कीजिए अपने माइंड को। अगर आप दूसरा कोई कार्य कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या कोई दूसरा कार्य कर रहे हैं, तो आप अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसके लिए आप एकांत जगह में पेन और कॉपी लेके ही आप क्लास को देखें। तो मैं बता रहा हूं कि स्तंभ, तो स्तंभ में अशोक स्तंभ जीत का प्रतीक। जीत यानी कि पहले जमाने में आपको पता है आज भी देश देश में लड़ाई होता है, उसी प्रकार पहले जमाने में भी एक राजा दूसरे राजा से युद्ध किया करते थे, और युद्ध में जैसे अशोक राजा जीत जाते थे तो वह वहां एक नया स्तंभ बनवाते थे और उसको इस जीत का प्रतीक मानते थे और उसको चिन्हित करते थे। तो इस प्रकार अशोक सम्राट के जीवन यानी कि कार्यकाल में स्तंभ का चरमोत्कर्ष उन्नति हुआ है। स्तूप, तीसरा है स्तूप। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप। स्तूप में बात करें तो मध्य प्रदेश में एक स्थान है सांची, आप नेट में भी सर्च मार सकते हैं। एक एक चीज आपको विथ चित्र के साथ यानी कि उसमें पिक्चर भी होगा, आप देख सकते हैं। तो इसमें बोलता है कि मध्य प्रदेश में सांची, सांची में भी स्तूप है। कहाँ? तो मध्य प्रदेश की, वह भी इन्हीं के कार्यकाल में बनवाया गया था। उत्तर प्रदेश में पिपरहवा का स्तूप। आपको पता है मध्य प्रदेश भी भारत का राज्य है, उत्तर प्रदेश भी भारत का राज्य है, और दोनों ही राज्यों में मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है और उत्तर प्रदेश में पिपरहवा का स्तूप है। यह दोनों ही स्तूप भारत के सबसे प्रसिद्ध स्तूपों में से एक है, इसीलिए मैंने यहाँ इनको लिखा है। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट यहाँ तैयार किया है, क्योंकि यहाँ जगह भी बहुत कम है, इसलिए मैंने अधिकांश कोशिश यही किया है कि अधिक से अधिक इंपॉर्टेंट और जिसके आने के चांस ज्यादा होते हैं उन्हीं को मैं यहाँ लिखूं, ताकि आपको अधिक से अधिक प्रॉफिट मिले जो स्टूडेंट हैं। तो पिपरहवा और सांची का स्तूप है और सबसे प्राचीन स्तूप। अब दोनों तो प्रसिद्ध है, लेकिन प्राचीन कौन है? तो आप कंफ्यूज ना हो, सबसे प्राचीन जो स्तूप है वह है पिपरहवा। जो उत्तर प्रदेश में पिपरहवा का स्तूप है वह सबसे प्राचीन स्तूप है। ओके, अब दोस्तों मैंने यहां तक बताया कि महल, स्तंभ और स्तूप यह तीनों किसके भाग थे? दरबारी कला। दरबारी कला किसके हैं? मौर्य काल। अब ये हो गए पहला। अब इसका दूसरा कनेक्शन भी है। अब दूसरा कनेक्शन को हम समझते हैं। देखो, लोकप्रिय कला, इसको भी तीन भागों में बांटा गया है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, पहला है गुफाएं, दूसरा मृदभांड और तीसरा मूर्तियां। अब आपको भले ही उसमें थोड़ी सी, ज्यादा तो नहीं, क्योंकि ये सब जनरल सी चीज है। महल को कौन नहीं जानता, स्तंभ को कोई नहीं जानता, सब जानते हैं। स्तूप अब जानते सब हैं, लेकिन उसके बारे में नहीं जानते थे कि ये कहाँ बना, कैसे इनकी विकास हुआ, कैसे इनके बारे में लोग जाने, तो मैंने यहाँ बता दिया। स्तूप के बारे में आपको नहीं पता रहा होगा, वो भी मैंने बता दिया। अब तीसरा बोलते हैं कि गुफाएं और मृदभांड और मूर्तियां। तो गुफाएं बोलता है कि तीन लोक कला को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें गुफाएं हैं। तो गुफाओं में बोलता है बिहार में बराबर और नागुरजनी गुफा। बिहार में एक गुफा का नाम है, आप इसको अच्छे से नोट कर लें कि बिहार एक राज्य है, राज्य में एक बाबर स्थान का नाम है जिसको गुफा के नाम से भी जाना जाता है, और एक वहीं पर नागुरजनी गुफा। नागुरजनी गुफा और बराबर गुफा ये दोनों ही बिहार में स्थित है। गुफा यानी कि जो पत्थरों को काट कर अंदर में बनाया जाता था। यहाँ पर क्या थे कि जैन और बुद्ध के सन्यासी रहते थे। जैन और बुद्ध के सन्यासी यानी जानते होंगे भिक्षुक, जो यहाँ वहां चलते चलते लोगों से भिक्षा लेते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं और भगवान का भजन कीर्तन करते रहते हैं। वह जैन और बौद्ध के जो भिक्षुक थे वह इन गुफाओं में जाते थे, वहां निवास करते थे और भगवान का कीर्तन भजन करते हुए अपने जीवन को त्याग देते थे। तो इन गुफाओं की यही थी। इन गुफाओं को अंदर से क्या बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के रंगों से अलंकृत किया जाता था। ठीक, और बाहर में विभिन्न प्रकार के मूर्तियों डिजाइनों द्वारा भी अलंकृत किया जाता था। तो दोस्तों मैंने बताया कि गुफाओं के बारे में, तो बिहार में बराबर और नागुरजनी गुफा है जो जैन और बौद्ध, देखो यहाँ आ भी गया कि जैन व बौद्ध भिक्षुक का निवास स्थान। जो भिक्षुक थे जैन और बौद्ध के, वो वहां जाकर निवास करते थे। आज भी आप देखेंगे
पुराने जमाने में हिंदू धर्म के भी जो सन्यासी थे, बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े महर्षि लोग रहते थे, वो आपको उनको अधिकांश देखोगे वह जंगलों की ओर रहते थे। वो जंगलों में निवास करते थे, भगवान का ध्यान करते थे, वह एकांत को ही ढूंढा करते थे। वह शहरों में, वह गांवों में आपको कभी बहुत ही औसतन मिलते थे। बाकी सभी जंगलों में ही बड़े बड़े भगवान के कीर्तन करने वाले, भगवान की ओर अपना अध्यात्म से जुड़ाव करने वाले जो महर्षि रहते थे, वह जंगलों में एकांत में ही जाया करते थे। ठीक, जो आजकल औसतन ही देखा जाता है, आजकल संभवतः वो प्रक्रिया समाप्त होती हुई दिखाई देती है। फिर मृदुभांड। अब मृदुभांड को आप जनरल समझिए होता क्या है। मृदुभांड यानी कि सामान जो हमारे दैनिक जीवन के, जैसे आज हम क्या बोलते हैं, कढ़ैया, बटुका, डिचकी, ये क्या है, वस्तुएं हैं जो हमारे जीवन में काम आती है। इन्हीं को मृदुभांड कहा जाता है। मैंने इन शब्दों को यूज इसलिए किया है ताकि आप समझ पाए। मृदुभांड एक हिंदी और एक जटिल वर्ड टाइप लगता है। पहले मैं भी समझ नहीं पाता था ये है क्या, मृदुभांड है क्या, लेकिन मैंने सर्च किया, मैंने बुक में भी देखा, मोबाइल में भी मैंने सर्च किया, तब मुझे भी पता चला कि मृदुभांड यानी होता क्या है। तो जैसे कढ़ैया है, डेचकी है, बाल्टी है, जग है, ये विभिन्न प्रकार के सामग्री ही मृदुभांड कहलाते हैं। तो मृदुभांड का क्या बोलता है कि पहले तो स्टील, प्लास्टिक ये सब नहीं होते थे। तो पहले क्या थी, मिट्टी थी, प्लास्टर और पेरिस था, तो उत्तरी काले पॉलिशदार मृदुभांड। तो बोलता है कि उत्तरी में, मतलब उत्तरी भाग में काले रंग के पॉलिशदार, यानी कि जो मृदुभांड मिट्टी के बनाए जाते थे उसको काले कलर से पॉलिश किया जाता था और उनको एक चमकीला मृदुभांड बनाया जाता था। यह क्या थी, उसकी विशेषता थी। ये आ गया कि इसमें काला रंग का उपयोग किया जाता था और उसको चमकीला बनाया जाता था। इसकी उपयोग होती थी विलासिता की। जो मृदुभांड है दोस्तों, उसकी जो उपयोग है वह विलासिता में किया जाता था। आपने कॉमर्स में अगर आप रहे होंगे तो आप पढ़े होंगे कि विलासिता की सामग्री, जब इकोनॉमिक पढ़ते हैं, मैं क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट हूं तो मेरे को पता है, हम पढ़ते थे कि इकोनॉमिक में विलासिता की आवश्यकता, विलासिता की वस्तु होती थी और जीवन उपयोगी वस्तु होती थी। जीवन उपयोगी जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, जैसे कपड़ा, रोटी, मकान। लेकिन विलासिता की वस्तु जो हमें जरूरत नहीं है, मतलब अति आवश्यक नहीं है, लेकिन हमारे पास अगर इकोनॉमी, हमारे पास पैसा ज्यादा है तो वह हम ले सकते हैं, वह हमारे सुविधाओं में वृद्धि करते हैं। जैसे एसी, एसी के बिना हर व्यक्ति एसी तो नहीं लेता, वह एसी के बिना जी सकता है, एसी के बिना रह सकता है, लेकिन वह विलासिता की वस्तु है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास इनकम है, वह एसी लेता है, क्योंकि एसी एक विलासिता की सामग्री में आता है। तो उसी प्रकार मृदुभांड, मृदुभांड का उपयोग अधिकतर किसमें किया जाता था पहले, तो विलासिता की वस्तुओं में। अधिकांश इसका उपयोग जो समूह के मुखिया होते थे, जो साहूकार होते थे, जो मुनीम होते थे, जो राजा होता था, प्रधानमंत्री, सेनापति, ये सब इनका उपयोग अधिकांश मात्रा में करते थे। ठीक, फिर बोलता है मूर्तियां। अब मूर्तियां, आप अगर मैं मूर्ति बोलूं तो आपके माइंड में तुरंत दौड़ेगा मूर्ति। कहीं भी कुछ भी मूर्ति, भगवान की मूर्ति देखे होंगे, कहीं बैल की मूर्ति, किसी भी मूर्ति को देखा होगा, आपको समझ, माइंड तुरंत बोलेगा हाँ वो मूर्ति वहां देखा था। ये होता है मूर्ति। मतलब अगर आपने उस सामान, उस चीज को समझा है, अगर आप उस चीज को जानते हैं, तो मैं यहाँ एक वर्ड बोलूंगा, आप उसके पूरे एक नहीं कई उदाहरण देख लेंगे। ठीक, जैसे मैं बोलूं, अगर आज मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं अमरकंटक गया हूं, अगर सपोज आप अमरकंटक गए हैं, तो मैं अगर अमरकंटक में एक चीज का वर्णन कर दूं अगर, तो आप अगर वहां गए हैं, वहां के बारे में जानते हैं, तो आपका माइंड वहां कई चीजों का वर्णन करेगा। आपका माइंड ये अगर ये है तो उसके अगल कगल, अगर आसपास जितने भी चीज हैं वह सभी आपका माइंड रिकॉर्डिंग कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा, रिमाइंड कर लेगा। आपका माइंड इतना तेज है, आप बस आपको अपने दिमाग को एक सही दिशा में दौड़ाना है, यही आप में कमी है। ठीक, तो प्रसिद्ध मूर्ति यहाँ यक्ष और यक्षिणी। जो मौर्य कला हम अभी पढ़ रहे हैं कि मौर्य स्थापत्य कला, जब मौर्य साम्राज्य का शासन था तो इनके शासन काल में क्या बोलता है, यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां अधिकांश विकसित हुई और जैन और बौद्ध धर्म के लोग, यहाँ तक कि हिंदू धर्म के लोग भी यक्ष और यक्षिणी को मानते थे। अब आपके सामने ये कंफ्यूजन होगा या क्वेश्चन ये होगा कि यक्ष और यक्षिणी होता क्या है ना, यक्ष और यक्षिणी होता क्या है, तो मैं इसका भी आंसर आपको दूंगा। यक्ष और यक्षिणी, अब हिंदू, अगर आप हिंदू हैं तो आपको पता ही होगा
कि हिंदू में अगर आप जानेंगे तो अप्सरा नाम सुना होगा, अप्सरा नाम सुना ही होगा। तो इन अप्सराओं को जो हिंदू धर्म के अनुसार स्वर्ग लोक में रहते थे, कहाँ? स्वर्ग लोक। अब स्वर्ग लोक क्या है? ऊपर, जहां जहां जिसका राजा इंद्र को बोला जाता है। तो स्वर्ग लोक में जो अप्सराएं रहते थे उनको यक्षिणी बोलते हैं। जो अप्सराएं होती हैं उनको यक्षिणी बोलते हैं, और जो लड़के होते हैं उनको बोला जाता है यक्ष। तो ठीक, आप कंफ्यूज ना हो, यक्ष और यक्षिणी भी मैंने क्लियर करा दिया। ठीक, तो जो बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के और हिंदू धर्म, यानी यहाँ लिखा है तीनों धर्म के लोग इनको पूजनीय मानते थे। किसको? यक्ष और यक्षिणी को। आगे बोलता है मूर्तियों का इस्तेमाल किसमें होता था? तो मूर्तियों का इस्तेमाल स्तूप को सजाने में किया जाता है। मूर्तियों का स्थान कहाँ, मूर्तियों का उपयोग कहाँ किया जाता था? तो स्तूप, मैंने बताया ये स्तूप है, इस स्तूप को सजाने के लिए इन मूर्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये लिखा भी है उपयोग, तो स्तूप की सजावट में मूर्तियों का उपयोग किया जाता है। आप अच्छे से नोट करके लिखें, मेरे बताने में ही नहीं, मैं बताता हूं, आप अच्छे से देख लें। समझ में नहीं आता आप बैक करें वीडियो को, फिर देखें। जितनी बार आपको कंफ्यूजन लगे उतनी बार देखें वीडियो। अगर आपको कहीं समझ में ना आए तो आप कमेंट करें, मैं उस कमेंट के आधार पर एक वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है आपके साथ लाइव भी मैं कन्वर्सेशन करूं, ताकि हर एक डाउट को मैं आपके क्लियर कर सकूं। क्योंकि गलतियां सब में होती है, कमियां सब में होती है। हो सकता है मैं कहीं पास कुछ कमी रहा गया हो मेरे पढ़ाई में, हो सकता है आप कुछ ऐसी चीज जान रहे हो जो मुझको ना पता हो। तो कमी और क्या बोलते हैं, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता। तो जहाँ मेरी अगर थोड़ी कुछ भी कमी है तो आप मुझे क्लियर कराएं, आपकी अगर कोई कमी है तो मैं आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक, तो आप उसमें कोई भी संकोच लेके ना चले। मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ इसी वीडियो में कि स्तूप होता क्या है। स्तूप में क्या होता है, स्तूप एक ऐसे, देखो मैं दिखा रहा हूं स्तूप कैसे थे। एक ये है और इसको इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, मैं चित्र अच्छे से नहीं बनता मेरे से, क्योंकि मैं बचपन से ही चित्रकारी करने में मेरे को इंटरेस्ट नहीं रहा। तो इस प्रकार यहाँ पर एक ऐसे बना जाता है। मैं चित्र यहाँ से देख के बता रहा हूँ, बुक से देख के, ये और ये और ये। अब इसको हम इस प्रकार से समझें कि इनमें किस किस का उपयोग होता है। तो कच्ची ईंटों से बना होता है, जबकि बाहरी सतह का निर्माण पक्की ईंटों से। अंदर की तरफ कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है और बाहरी तरफ अच्छे से मजबूत बने करके पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है। इसे प्लास्टर की मोटी परत से ढक दिया जाता है। ऊपर यहाँ छपाई कर दिया जाता था, किससे? प्लास्टर से यहाँ छाप दिया जाता था ऊपरी परत को। ठीक, और बोलता है कि इसमें मूर्तियों द्वारा, लकड़ियों के मूर्तियों द्वारा इसको सजा दिया जाता था। ठीक, इसमें बाहरी ओर और सामने की ओर। ठीक, यहाँ जैसे सामने की ओर ये स्तूप में। और एक चीज, स्तूप का जो इस्तेमाल है वह मृतकों का अवशेष और राख को रखा जाता था। जो स्तूप है मैंने बताया। आप ये मान के चलिए कि आप कहीं देखेंगे कि एक मंदिर तो नहीं रहता, लेकिन मंदिर जैसा बनाया जाता था एक स्तूप टाइप का। तो उसमें मस्जिद के जैसा ही, लेकिन वो बना रहता है। अब मैं देखा हूँ, मेरे को पता है, आप पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता। तो उसमें मृतकों को रखा जाता है और उनके जो अवशेष यानी कि राख होता है उनको भी रखा जाता है। तो उन्हीं की बात कर रहा है ये स्तूप। और किसके राज्यकाल में, क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त के राज्यकाल में लगभग 84,000 स्तूप बनवाए गए। तो क्या बोल रहा है कि 84,000 स्तूप बनवाए गए थे। किसके? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। तो मैं थोड़ा सा जो मेरे से छूट रहा था मैंने उसको बुक से देखकर आपको कंफर्म करा दिया। अब हर एक चीज तो कहीं पास ना कहीं कुछ अगर कमी रहती है तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं वह छूटने ना दूं, ताकि आपको पूरा नॉलेज प्राप्त हो। तो मैंने आज बता दिया मौर्य व स्थापत्य कला, जिसमें दरबारी कला, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। मौर्य कला के दो भाग, दरबारी कला जिसको दरबारी पहल कहते हैं और दूसरा लोकप्रिय कला जिसको व्यक्तिगत पहल कहते हैं। दरबारी कला के 3 महल, स्तंभ, स्तूप। लोकप्रिय कला के 3 गुफा, मृदुभान, मूर्ति। अब जो महल के हैं
स्तूप के हैं, स्तंभ के हैं, गुफा के हैं, मृदुभान के, मूर्ति के। इनको आप देख सकते हैं, इनको आप लिख लें और बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। मेरे कहने का तात्पर्य यही है, कंटिन्यू हार्ड वर्क करते रहें बस, क्योंकि यूपीएससी हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी मांगता है, एक मोटिवेट लाइफ मांगता है। इसमें मोटिवेशन बहुत जरूरी है, समझ में आए? क्योंकि देखो, हर एक चीज की एक समय होती है। कई लोग पैसा जल्दी चाहते हैं, लेकिन ये जल्दी पैसा चाहने वाले लोग ना, जल्दी कुछ पाने वाले लोग वहीं के वहीं रह जाते, लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। अगर आपको कुछ पाना है तो थोड़ा सा वेट करना सीखो, सब्र करना सीखो, त्याग करना सीखो। जीवन में कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना जरूरी नहीं है। किसी ने कहा है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यह बात तो है ही, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोने के साथ साथ कुछ करना भी पड़ता है दोस्तों। आप हमेशा कुछ त्यागने के लिए तैयार रहिए। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप, अगर आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है, किसी भी चीज में आपको बिजनेस भी करना है, तो आप सेटिस्फाई, यानी कि कुछ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, यानी आपको कुछ करना ही पड़ेगा। पढ़ेंगे तभी आप बनेंगे, बिना पढ़े कुछ भी नहीं हो सकता। उसी प्रकार आपको कुछ खोना भी पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको पढ़ना है तो आप मोबाइल से दूरी बनाना पड़ेगी, टीवी से दूरी बनाना पड़ेगा, खेल को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, आप जो घूमते हैं उसको कम करना पड़ेगा। तभी आप इसकी मांग है, इसकी यूपीएससी बोलता है कि आप हर एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्लियर करने के लिए आपको थोड़ी नहीं बहुत स्ट्रगल की जरूरत है। तो मेरे कहने का यही है दोस्तों कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है दोस्तों। कोशिश ही हमको करना है, मंजिल की परवाह किए बिना कोशिश करो, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। हम आगे पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। हमने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता, मौर्य कला व स्थापत्य कला। अब इसके बाद पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य के आगे का काल। ठीक, तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।